हमारे देश में मीडिया का एक समूह था। हाँ, मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो टीवी चैनल्स में नहीं है। वो लोग यूट्यूबर बन चुके हैं। लेकिन बड़े वाले। उनकी जगह बदली है, केवल काम नहीं बदला है। पहले वो मंत्री पद निश्चित किया करते थे और आज वो लोग नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही पत्रकारों में एक है रवीश कुमार। आपको पता हो या न हो, लेकिन रवीश कुमार को पता है कि विपक्ष शक्तिहीन हो चुका है। इसीलिए उन्होंने अपने पोस्ट की शिलाजीत विपक्ष को देने का प्रयास किया। कल उन्होंने आग लगाने वाला एक पोस्ट एक्स पर डाला। अब इनको नहीं पता कि जबान चलाकर मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज मैं रवीश कुमार के उस कृत्य को बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी लाइक नहीं करेगा, सिवाय चाइनीज गैंग के पत्रकारों और समर्थकों के। लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दे, मित्रगणों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे यदि अभी तक नहीं किया है तो। आजकल हमारे देश में चीन और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले नेता हैं, जो 2019 में मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान से गुहार लगाया करते थे। तो कुछ पत्रकार भी हैं जिन्हें टीवी चैनल से केवल इसलिए भगा दिया गया क्योंकि वे एक अलग तरह का एजेंडा चला रहे थे। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि सरकार के सारे काम सभी के हित में होते हैं या सही होते हैं, इसलिए सरकार की आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन प्रायोजित या पेड आलोचना हो या प्रशंसा, दोनों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और ऐसी ही प्रायोजित पत्रकारिता के कारण कुछ तो टीवी चैनल से भगा दिए गए, तो कुछ भगाए जाने के डर से पहले ही भाग गए। और इन्हीं में से एक है रवीश कुमार। रवीश कुमार ने परसों अपने एक्स पर एक पोस्ट में मन की भावनाओं को आकर के उड़ेल दिया। अब तक जो चिल्ला कर इंडी अलायंस की जीत का दावा कर रहे थे, अब उन्हें इस अलायंस की हार की आशंका ही नहीं विश्वास हो चुका है और यही डर उन्हें सताए जा रहा है। हल्द्वानी में पुलिस वालों पर हुई पत्थरबाजी को एक नया रंग देने का प्रयास किया है रवीश कुमार ने। आइए देखते हैं कि रवीश कुमार ने अपनी पोस्ट में क्या कहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरा पीला नीला सब किया हुआ है मैंने उनके एक पैराग्राफ को। तो क्या कह रहे हैं रवीश कुमार कह रहे विपक्ष के नेताओं को वहां जाकर और ठहर कर चीजों का पता लगाना चाहिए। रवीश जी, आप भी जाकर सही खबर दे देते। वहां के लोग यदि सरकार के खिलाफ बोलने में झिझक रहे हैं तो खुलकर मोदी के खिलाफ बोलने वालों को दिल्ली से लेकर के चले जाते और उनके मुंह में माइक ठूस करके उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जहर उगलवा लेते। वैसे तुम भी जहर उगलने में कौन सा कम हो रवीश जी। अंतर बस इतना है कि तुम्हारे जहर का असर आजकल नहीं होता और आगे भी नहीं होने वाला है। आगे रवीश कुमार जी लिखते हैं, वहां जो हुआ वह कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और भी नजर आता है। रवीश जी, तुम कौन दूरबीन से देखे हो सकता है चीनी सैटेलाइट से देखे हो। वैसे अफवाह और नफरत फैलाने के लिए देखने की भी क्या जरूरत होती है। बस माइक उठाओ और नफरती शब्द बोलने वालों को इकट्ठा करो और आकर के मीडिया में उड़ेल दो। आगे भी पढ़िए क्या लिखते हैं। वहां की खबरों में सरकार का ही पक्ष भरा है। ऐसे मामलों में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि वहां की खबरों में सरकार का पक्ष नहीं दिखाया जाना चाहिए या झूठी खबरें दिखाई जा रही हैं। रवीश बाबू, क्या सोचते हो कि सत्य केवल तुम ही लिखना जानते हो या जो तुम लिखते हो केवल वही सत्य है। शायद रवीश कुमार के डीएनए में है कि बीजेपी सरकार जो भी करे उसकी बुराई करो, नहीं तो आप गोदी मीडिया हो। आगे क्या कहते हैं, ऐसे मामलों में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। तकाऊ नामर्द हैं, उनके अंदर साहस नहीं है जो तुम उनको हौसला दे रहे हो। रवीश जी, आप कितने नादान हो। वो नेता है, पत्रकार नहीं, जो आज चैनल छोड़ दे और कल यूट्यूबर बन जाएं और 2 दिन में मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे उनके साथ। तुम टीवी चैनल से निकलकर मिलियन सब्सक्राइबर बटोर लिए। क्यों? कि तुम्हें चीन, कनाडा और तुर्की से सब्सक्राइबर मिल गए। लेकिन ये लोग को वोट भारत की जनता देती है। अब तुम्हारी सलाह मानकर ये लोग अपनी बर्बादी को डबल नहीं करना चाहेंगे। उनकी तो खुद ही अपनी परिवारवादी राजनीति के मटिया मेट होने का खतरा मंडरा रहा है।
उन लोग के पास तो इतना साहस भी नहीं हो रहा है कि राम मंदिर का विरोध कर सके और न ही समर्थन। तुम इनको अपनी बेतुकी सलाह का शिलाजीत खिलाकर और खतरे में डालना चाहते हो। तुम्हारे जैसे पत्रकारों की सलाह पर ये सब पार्टियां रसातल के सफर पर निकल चुकी हैं और तुम टीवी चैनल से। अब विपक्ष के पास एक होने का साहस भी नहीं बचा है और आप उन्हें शहीद होने का रास्ता बता रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर जगह खाली कराने गई पुलिस पर जो पथरा हुआ, जानलेवा हमला हुआ, थाना फूका गया, उस समय तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। और अगर आंखों में आंसू थे तो किस नाले में बह गए जो आज अपनी राजनीतिक रोटी वाली पत्रकारिता के आंसू बहाने के बहाने विपक्ष के चुनावी रणनीतिकार बनकर मैदान में कूद गए हो। कूदो, खूब कूदो, जारी रखो अपने कुटिल विचार व्यक्त करना, क्योंकि तुम भी इनकी लुटिया डुबोने में बराबर के हिस्सेदार हो। क्योंकि तुम ही तो मंत्री बनवाते थे और आज आपकी हैसियत एक निगम पार्षद बनवाने की भी नहीं रही। अब थोड़ा इनका गुरु ज्ञान सुन लीजिए, इन बातों को भाषणों में जिक्र कीजिए। उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है, मगर बहस किस चीज को लेकर के पैदा की जा रही है? वहां के युवाओं ने अगर यही भविष्य चुन लिया है तो दुखद है। उन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की जरूरत है। तो भैया हम तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सावधान तुमसे रहने की जरूरत है सभी को। तुम ही लोग नफरत का बीज बोते हो। मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते नफरत का भंडारण कर लिया है तुमने। अब आगे क्या कहते? दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। दिल्ली शहर के लोगों ने अनदेखा कर दिया। वे हर ज्यादती में अपनी चुप्पी के साथ शामिल होते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता क्या मौके पर गए? आसपास के लोगों को बताया कि क्या हो रहा है? अब हंसी आता है कि भैया आसपास के लोगों को तुम बताओगे। आसपास के लोगों को चाहिए कि वो तुम्हारे पास आए बताने, नेताओं के पास जाए। अब नेता अपना नरेटिव ढूंढ के, रवीश कुमार का नरेटिव ढूंढ करके उनके पास जाएं कि देखो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। ये बताओ, कोई मुझे मारेगा तो मुझे दर्द नहीं होगा? नहीं, नेता जाके बताएंगे कि देखो तुम्हारे यहाँ पीठ में दर्द हो रहा है। ये है आग लगाने वाले। आगे क्या कहते हैं? हिंदी के अखबारों में मस्जिदों पर दावों की खबरें भरी रहती हैं। कभी नीचे मंदिर होने तो कभी अतिक्रमण हटाने का सहारा लेकर तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि बाद की कार्रवाई से वोट के लिए माहौल बने। ऐसी अनेक खबरों से गुजरते हुए साफ लगता है कि कोर्ट, पुलिस, सरकारी विभाग और गोदी मीडिया के अखबार लगातार ऐसी खबरों और बयानों से हिंदू वोट बनाने में लगे हैं। ये बहुत दुखद और शर्मनाक है। रवीश जी, अगर यही बात होती, हिंदू वोट बनाने की बात होती, तो 89 और 90 में जो हुआ था उससे हिंदू वोट नहीं बन जाते? तब क्या 89 सीट्स और 120 सीट लेकर के भाजपा आती? आप क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से भाजपा सत्ता में है? नहीं, भाजपा अगर सत्ता में है तो मोदी के गुजरात मॉडल से प्रेरणा लेकर के उनको कुर्सी पर बिठाई है और उसका परिणाम भी देख रही है। अब तुम्हें नजर नहीं आता है तो क्या करें? क्यों कि न तुम मंत्री बना पाते हो और तुम एक तो भर्ती भी नहीं करा पाओगे। मंत्री या सांसद तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे खिलाफ तो मानहानि का मुकदमा भी होना चाहिए। सरकारी विभागों पर भी आरोप है। हालांकि उसका बहुत समर्थन मैं नहीं करूंगा कि सरकारी विभाग बिल्कुल निष्पक्ष काम करते हैं। गोदी मीडिया, हमों को शामिल कर लो, हम भी उसी गोद में झूल रहे हैं, लेकिन पूछ हिला के किसी को राय देने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अब तो तुमसे मालूम है क्यों कह रहे हैं रवीश कुमार? रवीश कुमार के पास अब कोई नहीं जाता कि कैसे चुनावी राजनीति मुझे करनी चाहिए। और हिंदू वोट बनाया नहीं जाता है। धर्म किसी को वोट नहीं दिलवाते। अगर धर्म वोट दिलवाते तो बहुत पहले बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ चुकी होती। वोट जो पड़ रहे हैं मोदी के काम पर पड़ रहे हैं और मोदी से विदेश से नेता आते हैं या अपना भी जिसके अंदर सोच है, विवेक है, मिलता है तो मोदी का हो जाता है। और आगे देखना तुम कौन सी भगदड़ होने वाली है। आगे देखो और आग लगा रहे हैं। निचले स्तर पर कोर्ट की भूमिका पर बात होनी चाहिए। बात बात में सर्वे स्टे के जरिए यह खेल खेला जा रहा है ताकि सब कुछ कानूनी लगे। देख लो इस आदमी की शातिरबाजी। ऐसा खेल खेला जा रहा है ताकि सब कुछ कानूनी लगे। सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग अदालत में चल रहे ऐसे दावों और मामलों को देखना चाहिए। न्यायालय की व्यवस्था उसके हाथ में है। भारत में अदालती सांप्रदायिकता, कोर्ट कानूनिज्म
का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। न्यायाधीश महोदय, आप भी सुन लीजिए, सब चीज का संज्ञान लेते हैं, इसका भी ले लीजिए कि कोर्ट कम्युनलिज्म का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। आगे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा डरते हैं शायद, इसलिए कहते हैं कम से कम सुप्रीम कोर्ट को उसका संरक्षक नहीं बनना चाहिए और न अनजान रहना चाहिए। रवीश कुमार जी, अनजान तुम हो और अनजान वो लोग हैं जो राम राज का विरोध कर रहे हैं। रवीश कुमार, तुम कहना क्या चाहते हो कि मंदिर मस्जिद से वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है? अरे भैया रवीश, अगर मंदिर पर वोट मिलता तो 1992 में उसको गिराने की नौबत ही पैदा नहीं होती और 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़े मोहब्बत से देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। लेकिन बने क्या? नहीं बने ना। और क्या तुम बेरोजगारी की बात कर रहे हो? तो हम एक बात बताए देते हैं कि बेरोजगार वही हैं जो या तो तुम्हारी राहुल गांधी की बात सुनते हैं या फिर पत्थरबाजी करते हैं। कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई तो वहां पर व्यापार बढ़ गया, लेकिन तुम लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दोगे, पत्थरबाजी बंद होने नहीं दोगे। कश्मीर से हटा करके पत्थरबाजी अब पूरे देश में फैलाना चाह रहे हो, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते कि लोग पढ़े लिखे, क्योंकि जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो तुम्हारी और राहुल की बात कौन नहीं सुनेगा। रवि जी, आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष भी डरने लगा है इस शांतिप्रिय कौम के प्रति सहानुभूति रखने में। विपक्ष तो सत्ता में रहने के लिए आज तक इस कौम को पालता पोसता रहा और अनधिकृत कब्जे दिलाता रहा, लेकिन आजकल तो उनकी खुद की नींव हिली हुई है। अरे वही विपक्ष की, तो कहां से सरकार की नींव हिलाएंगे। एक बात मैं कह रहा हूं और उसे गांठ बांध के रख लीजिएगा, 2024 के चुनाव में मोदी की झोली में भरभरा कर वोट भी आएंगे और इंडी अलायंस के दल भी आएंगे और इंडी अलायंस दल के नेता भी भरभरा के झोली में आएंगे। अब चाहे मई में आ जाए, अप्रैल में आ जाए या जुलाई अगस्त में, लेकिन याद कर लेना, नोट कर लेना मेरी बात को। जब हर तरफ से सब कुछ आ ही रहा है तो आप भी थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रगणों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। और मैं भी एक लंबा सा ब्रेक ले लेता हूं, तो मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।